हेलो दोस्तों। कैसे आप डिसाइड करते हो कि एक गिवन मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? एक आयरन का रॉड, जब आप उसे छूते हो तो कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा और कब आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, हालांकि आप बोलोगे कि आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सारे सवालों के जवाब जानने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है, उसकी इंटरनल डिजाइन कैसी होती है, राइट? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, राइट? एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके अलावा जूल्स लॉ क्या होता है, एंड गाइस एक बल्ब जलता कैसे है, वो इतना गर्म होकर फूटता क्यों नहीं है, आखिर एक बल्ब के अंदर जो भी मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें जानना है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 10th पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर का एक अलग इंपॉर्टेंस है ड्यू टू इसके अंदर जूल्स लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल, ओके गाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मच मोर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, फ्यूज। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है, जिसके कारण ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत हो जाता है। एंड दूसरी बात, आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से इस चैप्टर को दिया गया है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो मैंने ये लेक्चर इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको सभी कुछ आसानी से समझ में आएगा। एंड गाइस, दिस इज लेक्चर 1। इस पूरे वीडियो को, मतलब इस वीडियो को हम 20 मिनट लंबा रखेंगे एंड आने वाले वीडियोस को भी हम 20 से 25 मिनट के लेंथ में रखेंगे गाइस। एंड वन मोर थिंग कि इस तरीके से हम पार्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एट द एंड ऑफ दिस ऑल सीरीज, मतलब ये 5-6 लेक्चर जो भी बनेंगे, इनके बाद में मैं एक वन शॉट वीडियो डालूंगा। यस गाइज, अगर आपको एक बार में पूरा चैप्टर देखना है तो आपको 4-5 वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा, बट वी विल डू इट आफ्टर दिस लेक्चर। मैं सारे वीडियो को मर्ज करके अच्छी तरीके से वन शॉट वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में मिल जाए। और ऐसा हम लोग सारे लेक्चर्स के लिए करेंगे, सारे चैप्टर्स के लिए करेंगे फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड साइंस। तो गाइज, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर में दोस्तों आपको खाली 3 चीजों के बारे में सीखना है। द नंबर फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर में लेने का या फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। गाइज, आई डू थिंक कि इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीटली बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से रख देते हैं, या फिर इसी में ले लेंगे, ठीक है? टोटली डिपेंड्स कि हमें टाइम परमिट करता है कि नहीं करता है। ओके गाइज, दूसरा चीज आपको समझना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज से पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो किस तरीके का होता है, राइट? एंड जो थर्ड चीज आपको समझनी है दोस्तों, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझते हो, कुछ लॉ तक फैराडेज लॉ समझते हो। उसके अलावा गाइज आप इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल, इन सारी चीजों को हालांकि आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में सीखोगे। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, अब मैं आपसे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एंड द क्वेश्चन वाज लाइक दैट कि हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एन इंसुलेटर। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि गुड कंडक्टर मतलब क्या होता है। जब मैं बात करता हूं गुड कंडक्टर की, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी चीज जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, राइट? पहली बात, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कॉपर का वायर है और इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, देन दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, जो दूसरी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो गिव मी 1 सेकेंड, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, ओके मैं यहाँ पे रेड कलर का पेन ले लेता हूँ, RESISTANC, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही ज्यादा लो होगी। इट हैज लो रेजिस्टेंस। व्हाट इज मींट बाय रेजिस्टेंस? अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो रेजिस्टेशन इज द ऑपोजिशन टुवर्ड्स द करंट। जैसे एक रास्ते में जब आप स्पीड से जाते हो तो जो ब्रेकर होता है वो आपको रोकने के लिए होता है, इसी तरीके से हर डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस इज समथिंग जो आपको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को थोड़ा स्लो करता है या फिर रोकता है। तो आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी चीज को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब कहेंगे। नंबर 1 क्राइटेरिया कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो थोड़ा सा लो होना चाहिए।
ओके तो चलो दोस्तों, अब हम यहां से आप आसानी से बोल सकते हो कि आप इंसुलेटर किन चीजों को कहोगे, राइट। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि व्हाट यू विल कॉल एज अ इंसुलेटर, राइट। तो इंसुलेटर इज समथिंग, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंसुलेटर इज समथिंग जिसमें से इसका अपोजिट, इट्स कंप्लीटली अपोजिट, जिसका क्या होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगा उसमें से, ठीक ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है, बट वी विल गेट इनटू दैट। दूसरी बात दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही हाई होगा। इसके हाई रेजिस्टेंस के कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही ना कर पाए। तो आई होप गाइज आपको गुड कंडक्टर समझ में आ गया है एंड बैड कंडक्टर ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डू यू एग्री कि आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? यस, लोखंड, आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन जब मैं एक ग्राउंड पे जो रेस्ट कर रहा हूँ उस आयरन के टुकड़े को उठाता हूँ, एक रॉड को उठाता हूँ, व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक? तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? तो ओनली रीजन दोस्तों इसके पीछे ये है कि एक चीज, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब वो पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा, ईएमएफ के सोर्स से कनेक्टेड होगा। वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्लो कैसे होता है। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। तो गाइज बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो चार्जेस का होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरीके से रुके हुए हैं तो इसमें से चार्ज बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब यही इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये चार्ज क्या हो रहा है दोस्तों, फ्लो हो रहा है। जब ये चार्ज फ्लो होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। करंट का डेफिनेशन ही दोस्तों वो है कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें करंट फ्लो कब होता है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में समझा था, जब इसको हम एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वायर जब एक सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा तभी इसमें करंट बेसिकली फ्लो होता है। गाइस इस चीज को टेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसा एक सर्किट बना करके, ठीक है, जिसमें एक हमने बैटरी लगाया है और इस पे, गिव मी 1 सेकेंड, इसमें हमने एक बैटरी लगाया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे। अब जब ये बल्ब ग्लो होगा ना, बेसिकली गाइस जब ये बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन दिस बल्ब इज ग्लोइंग, जब ये बल्ब ग्लो हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। बेसिकली ये पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। आई टोटली अज्यूम कि आपको इतनी बेसिक पता होगी, और नहीं पता है तो मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बता दिया है। मूविंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर में कहता है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एन इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, किस तरीके से फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो होता है तो क्या हमें देखना है। फिर हम लोग समझने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ये चैप्टर में हमें सीखना है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताता। इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों सीखने वाले हैं। अगर आपको डायग्राम नहीं दिखा होगा ड्यू टू मैं उस पर ओवरलैप हूं तो अब आप देख लीजिए। ओके, अब हमें यहाँ पे एक सवाल पूछा गया, राइट। तो ये सवाल को हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। तो यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है, ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है दोस्तों। मैं जो भी चीजें यूज कर रहा हूँ सब टेक्स्ट बुक से यूज कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट, बट मैं उसको सिंप्लीफाई मैनर में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घर है बेसिकली, जहाँ पे क्या किया गया, एक बल्ब लगाया है, यहाँ पे एक हीटर लगाया है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, यहाँ पे एक लाइट है, और यहाँ पे ये एक टीवी है। तो बेसिकली ये कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, राइट दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पे मतलब आपको समझ में आ गया मैंने क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर, मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया, मैंने इफेक्ट भी बता दिया। बेसिकली यहाँ पे साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे 3 सिनारियो 4 सिनारियो देखो आप, ठीक है। तो मैं सब आपको समझा दिया। अब ये वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले फिगर में आप देख सकते हो कि एक पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपने 8 स्टैंडर्ड में जैसा कि पढ़ा होगा, आई थिंक कि 8 स्टैंडर्ड में या 9 स्टैंडर्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है दोस्तों, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में सभी चीजों को समझा। और अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है आज का, ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि हमें इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में समझना है। एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज इसमें से हम लोग एक जो पहला वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। देखो मैंने आपकी जो डायग्राम है वो डायग्राम लिए यहाँ पे, और आपके टेक्स्ट बुक में जो जो चीजें लिखी हुई है मैंने सारी चीजें यहाँ पे रख दिया, और हम लोग लाइन टू लाइन जाएंगे और सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से ही हमें समझ में आएगा। ये जो टॉपिक लिखा है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होता है, अगर आपको इस चीज को समझना है दोस्तों, देन यू नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड दिस एक्सपेरिमेंट। अंटिल अनलेस आप इसको नहीं समझते हो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहले तो मैं इस सर्किट को अच्छे से आपको बता देता हूं। इस सर्किट में ये कंडक्टिंग वायर है, ओके। इस कंडक्टिंग वायर में यहां पे एक बैटरी कनेक्ट किया है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि आप यहां से देखोगे तो यहां से ए पॉइंट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक ये की रखा है जो चालू है, ओके। ये जो निगेटिव टर्मिनल यहां से जा रहा है दोस्तों, अगर आप देख सकते हो तो ये निगेटिव टर्मिनल जो है वो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे एमीटर से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट बी से भी कनेक्टेड है। अब दोस्तों एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे लिख के देना चाहता हूँ वो हमेशा याद रखना कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। एमीटर जो डिवाइस है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब व्हाट इज मेंट बाय सीरीज वो मैं आपको बताता हूं। सीरीज मतलब सीधे सीधे कनेक्ट होगा। वोल्टमीटर जो एक डिवाइस है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो ये सीधे कनेक्ट है ना, ये एमीटर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एमीटर जो है ये सीधे इस तरीके से कनेक्ट है, मतलब सीरीज में है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के। और ये पॉइंट भी, अब यहाँ पे एक किस तरीके से रखा है, दिस इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। ये सिंबल किस चीज का है? रेजिस्टेंस का है। अब इस सर्किट के इस तरीके से पैरेलल है, राइट। अगर आप ये वाला लाइन देखोगे और ये वाला लाइन देखोगे, दे आर टू पैरेलल लाइंस। तो ये जो चीज है, ये वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये यहाँ पे किस तरीके से कनेक्टेड है? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब एमीटर के पास आपको प्लस और माइनस दिख रहा होगा, और ये यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि एक और बैटरी कनेक्टेड है। जी नहीं, ये उसका पॉजिटिव एंड है और एक निगेटिव एंड है जो उस सर्किट में कनेक्टेड है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे ये एक VAB बता रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये मेजर कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूं, इस फिगर पे मैं जूम कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखाया है, राइट। तो ये डॉटेड लाइन से मतलब क्या है बेसिकली, कि उस चीज को एक्सटेंड करके बताया है कि वी आर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB। तो आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नीचे भी डॉटेड लाइन से ही दिखाया है चीज को, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो गाइज मैंने आपको ये पूरा सर्किट समझा दिया है। अब मैं इस सब चीजों को मिटा देता हूँ बेसिकली, कि आपको थोड़ा सा मैं एक्चुअल जब मैं इसमें बताऊँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइज, तो गिव मी 1 सेकेंड मोर। ओके, तो मैंने इसको क्लियर, नीट एंड क्लीन कर दिया है। और अब हम एक एक करके सब चीजों को समझते हैं, राइट। हम लोग एक एक लाइन को जाएंगे और समझेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ अ चार्ज Q फ्लोज। अब दूसरी बात दोस्तों ये याद रखना कि करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं आपको ऊपर भी बताया था, करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर I से, ठीक है। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर Q से, स्मॉल q या कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q या स्मॉल q। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखो, अ चार्ज Q, चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोज थ्रू A टू B। अब यहाँ पॉइंट A है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट B है। तो A से B, अब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से फ्लो करता है, तो यहाँ पे एक चार्ज Q है जो फ्लो कर रहा है A टू B, ठीक है। वर्क VAB Q has been done on Q while going from A to B. What does this mean?
अब सबसे पहले हम लोग वर्क डन वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इस पॉइंट पे देखते हैं कि वर्क डन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो वर्क डन मतलब होता है, वर्क डन कब होता है, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे वर्क डन होगा। अब बेसिकली यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सोचो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। दिस इज अ कंसेप्ट दोस्तों, इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। यहां पे फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, मान लो जैसे एक वायर है, ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड मोर, ठीक है, मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, ओके यहीं पे करता हूं। अगर देखो ये जैसे कि एक वायर है, ठीक है, और हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक स्टेशनरी थे, घूम नहीं रहते। ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक स्टेशनरी थे, घूम कब तक नहीं रहते, जब तक इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते क्या हुआ, ये घूमने लगा, राइट, ये मूविंग चार्जेस हो गए। तो ये मूविंग चार्जेस क्यों हुए, क्योंकि इस पे किसी ने फोर्स अप्लाई किया। और ये फोर्स अप्लाई करने वाला कौन है दोस्तों, यस, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ये पावर सप्लाई, जो कि V से रिप्रेजेंटेड है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ओके, यहां पे देख लो आप, मैंने यहां पे दिखाया आपको और मैं अब इसको मिटा रहा हूं, ओके। तो यहां पे आप एक चीज बोल सकते हो कि यहां पे जो फोर्स अप्लाई करने का काम है दोस्तों, फोर्स अप्लाई करने का काम किसका है, फोर्स अप्लाई करने का काम है V का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, Q का। आर यू गेटिंग इट। तो इसीलिए, और फोर्स जो वोल्टमीटर अप्लाई कर रहा है, जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, A to B हो रहा है ना। ये यहां पे आप देखो A to B हो रहा है, A to B, इस डायग्राम को देखो, यहां पे कहां से, यहां पे ऊपर ही बात कर चुके हैं, फ्रॉम A to B। तो इसके लिए V के आगे क्या लिखा है, A B। तो आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये V A Q Q लिखा, और ये इस तरीके से लिखा है, V नीचे A B एंड Q। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया, दिस इज फोर्स एंड ये चीज डिस्प्लेस हो रहा है, हैज बीन डन ऑन Q व्हाइल गोइंग फ्रॉम A to B, रेफर टू चैप्टर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 9। आप स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 3 को रेफर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल। पहले एक सवाल पूछ रहा है कि ये एनर्जी करने के लिए, इस काम को करने के लिए एनर्जी कहां से आ रहा है, इस चार्ज को मूव करने का, और मैंने आपको नीचे डायग्राम बना के बताया था कि वो एनर्जी कौन दे रहा है, ये सोर्स ऑफ बैटरी। तो होप गाइस कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये सारी पार्ट को समझेंगे और इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो वी विल स्टार्ट दैट नाउ। सो दोस्तों, मैं कह रहा था कि अब हमें ये वाला पॉइंट देखना है, तो लेट्स सी, एक मिनट, लेट मी टेक अ पेन, ओके। तो यहां पे देखो, द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क VA/BQ इज डन। मैं फिर से कह रहा हूं कि VAB इस तरीके से लिखा है, मल्टीप्लाई बाय Q है, ठीक है। यहां पे दिस इज फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिस चीज का हो रहा है, एंड इस तरीके से वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे बन रहा है। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। इफ द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A to B, अगर चार्ज Q A to B फ्लो हो रहा है यहां पे, ठीक है, इन टाइम T, द वर्क इज परफॉर्म्ड इन टाइम T, ड्यूरिंग that time the energy VABQ is given to the resistor, what happens to this energy। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसने, देखो ये फोर्स कब अप्लाई होगा, फोर्स जब एनर्जी होगी तब, ठीक है। तो ये एनर्जी का सोर्स है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, यहाँ से जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि इतना वर्क डन हो गया, ठीक है, इतना मतलब इसमें वर्क डन हुआ और इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी इस वर्क डन के लिए, VAB.Q। अभी AB मतलब क्या है, A to B, इसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि इस एनर्जी का क्या हुआ, व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपके घर में जब आप चार्जर को लगाते हो, ठीक है, अपने फोन का जो चार्जर होता है, जब आप उसको लगाते हो सॉकेट में और अपने फोन को चार्ज करते हो, तो बेसिकली आपका चार्जर गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ रजिस्टर्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे VAB के पास ये जो AB है और R लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये देखो, ये जो R लिखा हो, इस तरीके से आपके चार्जर में भी कुछ रजिस्टर होगा, चार्जर गर्म हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब एनर्जी उसमें से ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है, दिस एनर्जी रिसीव बाय द रजिस्टर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। उसने वही बताया जो मैंने आपको वही बताया, द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर इज इंक्रीज एंड द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर इज इंक्रीज, जैसे आपका चार्जर गर्म हो जाता है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे बोलते हैं, इफ इन दिस, एक सवाल पूछा इन लोगों ने, if in the circuit the resistor is replaced, क्या बोल रहा है, if in the circuit the resistor is replaced
बाय अ मोटर, अगर उसको एक मोटर से रिप्लेस करेंगे, इन विच फॉर्म विल द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट कन्वर्टेड इनटू, तो वो जो एनर्जी जो सेल के अंदर जा रहा है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अगर मोटर में जाएगा तो बेसिकली मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, ऑब्वियस बात है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमको ये पता ही है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब यही एनर्जी जो VABQ जो एनर्जी जा रही थी, ये अगर एक मोटर के थ्रू पास होता है रजिस्टर की जगह, तो इट मस्ट हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू, यस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप गाइस कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एक चीज समझा है कि वर्क डन कितना हो गया हमारा, वर्क, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं कि वर्क डन में जो एनर्जी लगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मैं डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, कि VAB इंटू Q। डू यू एग्री विद दिस? इफ यू एग्री विद दिस तो मैं इसको बड़ा करके सॉल्व करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं यहां से गायब हो रहा हूं। सो गाइज, यहां पे आपको मैंने कहा कि वर्क डन कितना हुआ इसमें, VABQ, और वो एनर्जी के बराबर था। तो अब हमें देखना है कि इसके लिए कितना पावर लगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम कितने देर में हुआ। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपने 9th स्टैंडर्ड का वीडियो देखिए। ठीक है, कितना काम कितने टाइम में हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि इस चीज को होने में टाइम T इतना समय लगा। कितना टाइम लगा, टाइम T इतना समय लगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब मान लो कि वर्क डन कितना है दोस्तों, यहाँ पे वर्क डन हमने निकाला VABQ, हमने क्या निकाला यहाँ पे वर्क डन VAB इंटू Q, और हम लोगों ने टाइम निकाला T। अब गाइस यहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि करंट का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था। तो उसके हिसाब से चलो हम लोग यहां पे देखते हैं, चलो यहीं पे कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे करता हूं, यहां पे, बट हमें पता है करंट इज इक्वल टू I, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, तो Q अपॉन T। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना। ओके, तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। एंड मैं क्या कह रहा हूं कि इस चीज को मैं ऊपर जो है इक्वेशन, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, VAB इंटू Q अपॉन T, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो अब हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमें पता है कि I Q अपॉन T क्या है, I है। मान लो कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं ना। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन 2। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, देखो दोस्तों, ये लोगों को समझना बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं इतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम जूम वगैरह करके बता रहा हूं। सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को अगर आप 2 में सब्सटीट्यूट करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका पावर इज इक्वल टू VAB इंटू I, क्योंकि Q अपॉन T क्या है, I है। तो उसको जब आप लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट P इज इक्वल टू VAB इंटू को हटा देता हूं मैं, ठीक है, डॉट I। तो यहां पे आपको एक चीज पता चल गया कि पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू VAB इंटू I। तो गाइज अब इसको याद रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहां पे दोस्तों असली गेम शुरू होता है। ठीक है, यहां पे असली गेम शुरू होता है, और मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में हमें 2 तरीके से इस चीज को समझना है। किस चीज को 2 तरीके से समझना है दोस्तों, ये जो अभी हम लोग आगे डिराइव करने वाले हैं, इसको डिराइव करने का 2 तरीका है बेसिकली, और मैं दोनों तरीका आपको समझाता हूं। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, मैं इस चीज को डिवाइड कर लेता हूं अपने स्क्रीन को कि मैं आपको दोनों तरीका समझा सकूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जूल्स लॉ। ठीक है, हम यहाँ पे जूल्स लॉ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, एनर्जी जूल्स लॉ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब हमें एक जगह पे इस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैं बताऊंगा, अब पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, एक जगह पे हमें ये जूल्स लॉ को पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रखना है, और एक जगह पे हमें इसी जूल्स लॉ को करंट के फॉर्म में रखना है। किसके फॉर्म में रखना है दोस्तों, यस, करंट के फॉर्म में रखना है। लेकिन उससे पहले एक बात हम लोग समझते हैं कि जब इतना पावर वाला जब सप्लाई होगा, इस चीज को जब यहां पे सप्लाई होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जब टाइम के साथ, पावर इंटू टाइम क्या होगा,
यहाँ पे हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ऐसा हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल से यूनिट टाइम टी में वो क्या करता है, एक एनर्जी ट्रांसफर करता है, एंड दैट एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और ये एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये इस तरीके से यहाँ से जा रहा है ए बी से, तो हम लोगों ने यहाँ क्या निकाल लिया, पावर मतलब क्या निकाल लिया हम लोगों ने, बेसिकली वी ए बी इंटू आई। तो ये सारा जब वर्क डाउन होगा तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इतने टाइम में जब ये गर्म होगा तो हम लोग लिख सकते हैं हीट इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो एक बात को याद रखते हैं, एंड इसको हम लोग इक्वेशन 4 बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 बोल देते हैं। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसको हीट कह रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये वाला इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 4, पी का वैल्यू आप डाल दो। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, हीट इज इक्वल टू, ठीक है, पावर का वैल्यू क्या है, वी ए बी इंटू आई, और यहां पे क्या हो गया, टी आ जाएगा, राइट, यहां पे मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, राइट दोस्तों। यहां तक होने के बाद इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देखो थोड़ा सा दोस्तों समझने में कठिनाई होगी, लेकिन इस चीज को जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप उसी तरीके से समझो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो और भी खतरनाक तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं, और अब आपको मैं बताता हूं ओहम्स लॉ, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ आपको पता ही होगा, हमें यहाँ पे ओहम्स लॉ सब्स्टिट्यूट करना है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हिस्सा है दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा। ओहम्स लॉ याद रखने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू आर आई। तो मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूं कि वी आर इंडियन, क्या है, वी आर इंडियन, हो गया, ओहम्स लॉ याद हो गया। तो अभी दोस्तों आप क्या करो, इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई इक्वेशन 5, हमें क्या चाहिए, ये इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, v के फॉर्म में चाहिए। तो ऑलरेडी हीट v के फॉर्म में है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये v को 2 बार लेना है। तो अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन 5 बाई आर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब मैं ये मल्टीप्लाई है, ओके, ये वाला मल्टीप्लाई है, ओके। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन 5 क्या है, देखो आप यहां पे देख सकते हो, h इज इक्वल टू, ठीक है, h इज इक्वल टू, यहां पे देखो आप v ए बी, ठीक है, इंटू आई इंटू टी, इसको मैंने r से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड इसको डिनोमिनेटर में भी मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो खाली r आ गया। अब ये वापस ये r कैंसिल नहीं करने का। अभी एक चीज समझो, इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है, एक IR है यहाँ पे, ठीक है, और ये IR हो गया। अभी IR या RI को हम लोग V पुट कर सकते हैं, राइट, हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसको V पुट कर देते हैं। और अब तक हम लोग चल रहे AB की बात हो रही है, तो यहाँ पे AB लिख लो, ठीक है। तो अब जब हम इसको ये पुट करेंगे, h इज इक्वल टू V ए बी इंटू एक और क्या आ गया, V ए बी, बस थोड़ा सा ही बाकी है दोस्तों, थोड़ी सबर और कर लो और खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया अपॉन R। तो अभी इस चीज को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू वी ए बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी अपॉन R। तो गाइज ये एक फॉर्म हो गया जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हीट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वह ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब आता है दूसरा वाला फॉर्म, यहीं पे आपको होता है कंफ्यूजन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग डायरेक्ट ये जो इक्वेशन है ना हमारा, इसमें आई आर पुट कर देंगे। ये देखो ये जो है ना हमारा, ठीक है, इसमें वी ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन वाला पार्ट कैसे सॉल्व होता है, ये दूसरा वाला पार्ट है केस 2, ठीक है, केस 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 में जब हम इस चीज को इस तरीके से पुट कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा गाइज। होप के लेक्चर, मेरे को लग रहा है लेक्चर काफी लंबा हो गया, बट प्लीज समझो इस चीज को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वी ए बी को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सपोज करो आई आर पुट कर सकते हैं, ठीक है, आई आर पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक आई और टी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई एंड टी। तो गाइज अब आप बताओ कि ये क्या हो जाएगा,
इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ मैं और यहाँ पे इसको अच्छे से लिखता हूँ I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो दोस्तों बस एक स्टेप और, ये हो गया आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये हो गया आर और ये हो गया टी। तो ये हो गया बेसिकली हीट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट, और इसको हम लोग लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये इतना ही है। सो ये दो जो मैंने लिखा, ठीक है गाइस, एक मैंने यहां पे लिखा केस 1 वाला, ये था केस 1 वाला, एंड ये मैंने जो यहां पे लिखा केस 2 वाला, ये मैंने क्या लिखा, केस 2 वाला। ये दोनों का दोनों आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज इट। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वो क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये मैं नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करूंगा बस बेसिकली, और नेक्स्ट इसमें मैं इसको एक बार और आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, क्योंकि एक बार जब आपके नजरों के सामने से ये वीडियो बन के जा चुका होगा, जब दोस्तों एक बार आपके नजरों के सामने से जा चुका होगा, तो दूसरी बार आपको समझने में ये बहुत ही आसानी होगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वैट है, जिसको जूल पर सेकंड भी लेते हैं। बाकी इस चीज के बारे में हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। गाइज ट्रस्ट मी, दिस वाज नॉट दैट इजी। ये जो मैंने यहां से यहां तक सॉल्व किया, ये इतना आसान नहीं है। आपकी किताब में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, बट मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कोशिश किया। इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसे में चला जाता गया। बस इसमें दो चीजें, केस 1 है और एक केस 2 है। एक में हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और एक में हम लोग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और एक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर है तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और बस आपको एक वो कंफ्यूजन हो सकता है कि पावर को टी से मल्टीप्लाई करके अचानक से हीट कैसे बोल दिया। तो गाइस इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे ही होता है। मैंने सब कुछ लिखा है, आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इनकेस यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन। बट मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि इस डेरिवेशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार और सॉल्व करूंगा और आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। जैसे ये बताया वैसे इसी चीज को मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, ये पूरा लेक्चर जो है वो एक शॉर्ट में भी आएगा, बट 6 लेक्चर्स के बाद। सो दिस वाज लेक्चर 1, दिस इज मी शुभम झा। एंड हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अब तक आपने देखा और आपको काफी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना आपने, कि उनको भी पता चले। एंड टिल दिस दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू। यस, हमने क्या स्टार्ट किया था, जब भी हम अब नया लेक्चर्स को खत्म करते हैं तो हम लोग एक हाई फाई के साथ बंद करते हैं। तो चलो दोस्तों, बाय।